हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे भी आप सभी को पता है कि भाई हिमाचल प्रदेश में पटवारी के फॉर्म आ चुके हैं, यानी कि 12 दिसंबर से इसके फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई थी और ये 16 जनवरी तक चलेगी, यानी कि 16 जनवरी तक चलेगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म जो है फिल कर दिया होगा। नहीं किया तो आप उसको जल्दी से कर दीजिए। और अगर आप फॉर्म जो है वो फिल कर चुके हैं तो आपको पता है भाई नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। आपका होगा कि एग्ज़ाम को लेकर के आपको प्रिपरेशन करनी है। देखिए, अगर आपको एक प्रॉपर बैच चाहिए जो ऑफलाइन बैच होगा हमारा, ये होगा हमारा जोग्ट अकेडमी मंडी में, जो 15 दिसंबर से शुरू हो चुका है। 15 दिसंबर यानी कि जो पिछला मंडे था, यहाँ से शुरू हुआ है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हो रही हैं, स्मूथिंग तरीके से क्लासेस चली हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस वगैरह जो है वो पीछे ना रहे तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन और डेमो वगैरह क्लासेस आपको बुक करा लेनी है। वहाँ पे सीट्स जो लिमिटेड है, ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको सीट्स भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिखा है, पेट्रोल पंप जो बस स्टैंड के पास में है मंडी में। यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं। या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको डेमो वगैरह के बारे में या फीस स्ट्रक्चर जो भी है, क्लासेस का टाइमिंग, वो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे टाइमिंग मैं बता देता हूँ, 10 बजे से 1 तक फिलहाल ये क्लासेस चली हुई है, आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, ये एक सूचना थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व कराने वाला हूँ जो प्रैक्टिस होंगे रिलेटेड टू पटवारी एग्ज़ाम जो होने वाला है। अभी डेट तो आई नहीं है। देखो, आज मैं बता रहा हूँ आपको, आज है 18 दिसंबर। तो 18 दिसंबर में आज पटवारी का सिलेबस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देखना। उसमें मैथ्स का भी सिलेबस है, जो 85 क्वेश्चन है उसमें मैथ्स आएगा और बड़ा अच्छे लेवल का वहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर ना। और मैं सिलेबस को लेकर के भी अलग से एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा और किस तरीके से आपको करना भी चाहिए। मैथ्स में थोड़ा चेंजेज है भाई, पहले से काफ़ी चेंजेज है, थोड़ा तो नहीं काफ़ी चेंजेज है, जो आपको थोड़ा लेवल में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके काम की होगी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस में कराऊंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो चलती रहे और आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। डाउट्स वगैरह होंगे तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछना। फिर आगे आने वाले क्लासेस में मैं शायद ऑनलाइन हो जाऊँगा, यहाँ पर लाइव हो जाऊँगा, तो आप वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग वीडियो है तो इसके लिए आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे अभी। ठीक है जी, कमेंट करना, मैं कमेंट का आंसर जरूर दूंगा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो। चलिए, अब एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब मैं चाहूँगा कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, आप इसको पॉज करके आप खुद करने की कोशिश करें। अगर आपके पास हो सकता है तो फिर आपका आंसर चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम यहाँ पर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 41 इंटू 36 ब्रैकेट ऑफ 4 डिवाइड 96। अब देखिए ये क्वेश्चन किसका है, सिंपल सा है, बोर्ड मार्क्स का है। ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा बोर्ड मार्क्स का है। इसका मतलब पहले आपको ब्रैकेट देखने होते हैं, फिर ऑफ देखना होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको भागु जोग बोलते हैं। यानी कि पहले आपको क्या करना है, पहले भाग, गुणा, जोड़ और घटा देखना होता है। तो अगर मैं इसमें क्वेश्चन को लिखूँ, आप वैसे तो आप कर चुके होंगे आंसर, 41 इंटू, फिर ब्रैकेट लगा है 36 और फिर यहाँ पे लिखा है ऑफ 4 डिवाइड बाई। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्या। इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू अगर मैं अलग साइड में करके करूँ तो 96 ऑफ का मतलब है गुणा और 2 डिवाइड में हो जाएगा 24। और आपको पता है 24 से 96 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। तो मैं इस ब्रैकेट की जगह 8 लिख देता हूँ और ये वाला जो ब्रैकेट है ये बंद कर देता हूँ और ये बड़े वाला ब्रैकेट भी हो जाएगा। अब एक बार फिर से कर लेते हैं। ये 41 तो अभी ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 36 और ऑफ का मतलब है गुणा 4 और 4 को भाग कौन कर रहा है, 8 कर रहा है, और मैं इसको फिर से बंद कर दूंगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, यहाँ पर 4 से 8 2 बार कट जाएगा और 2 से जो 36 है वो 18 बार कट जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर आया 41 इंटू 18। अब देखो मल्टीप्लाई करें ना करें, लेकिन मुझे पता है कि लास्ट में तो 8 आएगा। तो लास्ट में अगर 8 आएगा, इसी ऑप्शन के लास्ट में 8 है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाहे तो आप पूरी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया कि रुपीज़ है 7200, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में लिखा है, नेक्स्ट लाइन में आना थोड़ा नहीं हो पाया ऐसे, तो कोई नहीं, कोऑपरेट करेंगे। 7200 रुपये है, उसको PQR में हमें डिवाइड करना है। किस रेशो में, 1/2 और 4 और 3/2 में डिवाइड करना है। देखो भाई, कोई भी रेशो होगा ना, अगर आपको उसका रेशो दिया गया है, कोई भी नंबर है, तो उसको अगर आपको किसी भी रेशो में डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पर रेशो थोड़ा अलग दिया गया है, 1/2, 4 और 3/2। अब देखिए, जब भी आपको रेशो दिया गया होगा तो फ्रैक्शन में तो काम नहीं चलेगा। तो हमेशा क्या करना होता है, आपको ना फ्रैक्शन में नहीं करना है,
हमेशा ये फ्रैक्शन हटाना होता है। मैंने क्लास में बताया है कि फ्रैक्शन कैसे हटेगा, जो इनका एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं सब जगह क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इससे ये होगा कि 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 7,000 जो 200 है, 7,200 है ये वाली वैल्यू टोटल, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। किस में? आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7,200 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें इस रेशो में, 1:8:3 में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, बांटते कैसे हैं, ये रेशो की क्लास में हमने देखा हुआ है। तो इसको जोड़ते हैं सबसे पहले, 8 और 1 9 और 3 12, और इस 12 से इसको डिवाइड करना है आपको, तो ये आ जाएगा 600, और उस 600 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इसकी वैल्यू पूछेगा तो इसमें भी कर देंगे, और इसकी वैल्यू पूछेगा तो इसकी वैल्यू में गुणा कर देंगे। लेकिन हम देखेंगे पूछा क्या है, इसने पूछा है आर का हिस्सा, तो आर होता है लास्ट वाला, क्योंकि इसने पहले बोला ना कि पी क्यू आर, आर तो लास्ट वाला है, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी तो 6 गुना 3 कितनी आ जाएगी, 1800। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1800, ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको अलग से कमेंट का आंसर करके बताऊँगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित ने 2,300 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा है। रोहित गया मार्केट में, उसने देखा एक पुराना बल्ला पड़ा हुआ था, उसने पूछा कितने का है, तो उसने कहा कि 2,320 रुपये का है। लेकिन जैसे ही वो घर आया, उसने देखा उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसने उसको ठीक कराया, और ठीक कराने में 180 रुपये और लग गए। इसका मतलब उसको जो बल्ला पड़ा है, ये बैट जो पड़ा है उसको 2500 का पड़ा है भाई। तो अब उसने सोचा कि चलो अब तो खेलते हैं, लेकिन उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और उसको वो बल्ला बेचना पड़ा, और वो बल्ला उसको बेचना पड़ा है 2,400 का। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने उसको 2,400 का बेच दिया है। तो अगर बेचा है तो भाई साफ साफ हमें दिख रहा है कि उसको हानि हुई है, उसको लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि 2500 का पड़ा था और 2400 का उसको बेचना पड़ा है। अब हानि प्रतिशत निकालने को बोला है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हानि रुपये में कितने पे हुई है। तो 2 जीरो से मैं 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो हटा भी सकता हूँ। 25 रुपये का कह सकते हैं आप, कोई भी सामान 25 का था वो 24 का अगर बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब है उस पर हानि हुई है कितने की, 1 रुपये की हानि हुई है, 1 की। और किस पे हुई है? जो सामान खरीदा होता है, खरीदे वाला वैल्यू नीचे लिखा हो जाता है, जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और 25 गुना 4 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 4% की हानि। ठीक है। अगर आपको इस चीज़ से डाउट है कि भाई हमने जीरो क्यों काटी है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि बल्ला जो था वो कितने का पड़ा था, वो पड़ा था 2500 का, और बल्ला बेचना पड़ा है हमें कितने का, 2400 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे हानि कितने की हुई है, यहाँ पर हानि हुई है 100 रुपये की, लेकिन नीचे लिखा जाता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य लिखते हैं। तो नीचे 2500 लिखना पड़ेगा और गुणा करनी पड़ेगी 100 की। अब इस 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो भी हटा सकता था, ऊपर वाले भी, और 25 से इसको करूँगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि उसको उस बल्ले पे जो बेचने पे हानि हुई है वो 4% हुई है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस का, बेसिकली है परसेंटेज और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में फिर से कहा है कि एक आयत है, आयत का मतलब रेक्टेंगल है, और आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है हमारी, ये थी यहाँ पर ऐसे ना, ये रेक्टेंगल थी, उसमें उसकी जो लंबाई है उसमें 14.28% की वृद्धि कर दी है, यानी कि थोड़ी सी लंबी बना देंगे इसको, ऐसे ऐसे ये लंबी बना दी। और 14.28 से वृद्धि हमें पता है कैसे होती है, 1/7 से होती है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है, ये हमने क्लास में याद किए हुए हैं। और वृद्धि कैसे करते हैं? वृद्धि का मतलब होगा कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे शुरू में कि अगर शुरू में इसकी लेंथ 7 होती तो इसकी लेंथ बढ़ करके 8 हो जाएगी। ये सिर्फ इतनी पहली लाइन से हमें यहाँ तक समझ में आया। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि उसका क्षेत्रफल हमें समान रखना है, यानी कि इस वाली आयत का और इस वाली आयत का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि आपको क्षेत्रफल बराबर रखना है, तो आपको भाई गुणा सेम नंबर से करना होता है। मेरा मतलब ये है कि जैसे लंबाई 7 से 8 हुई है, तो आप चौड़ाई को 8 से 7 कर दो। आज क्यों कर दे, क्या मतलब, इसके क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको लंबाई गुना चौड़ाई अगर करनी पड़ेगी, तो इसका क्षेत्रफल भी 7 गुना 8 56 आएगा, और इस वाली का भी क्षेत्रफल 8 गुना 7 फिर भी 56 ही आएगा, है कि नहीं? तो दोनों का एरिया समान दिख रहे हैं हमें, और हमारी लेंथ जो है वो भी बढ़ गई यहाँ पर देखो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि जो ब्रेड्थ है, यानी कि जो चौड़ाई है, वो यहाँ पर कितनी कम हुई है, कितने से कमी करनी पड़ेगी, किसमें? चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो चौड़ाई हमारी 8 से 7 हुई है भाई, 8 से 7 हुई है, तो 1 कम हुई है किससे? 8 से।
शुरू वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं और गुणा कर देंगे 100। 1/8 आपको पता ही है कितना होता है, 12.5% होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12.5% हो जाएगा। जिन्होंने क्लास में परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा उनको बिना परेशानी के समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको इसका शॉर्ट भी बताया होगा कि अब अगर आपको कोई चीज़ कांस्टेंट रखनी है, देखो ध्यान से, अगर आपको कोई भी चीज़ कांस्टेंट रखनी है तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या है, समान है, तो आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है। अगर क्षेत्रफल समान है, बस ये देखो कि लंबाई में क्या हुआ है, तो आप कहेंगे लंबाई में 1/7 की वृद्धि हुई है, वृद्धि। तो जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, ये ऊपर वाली वैल्यू 1 ही रहेगी और नीचे क्या होगा, 7 में 1 की वृद्धि करके 8 लिख देंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100 और 1/8 आ जाएगा 12.5%। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि कुल 44 आम है किसी के पास, 121 केले हैं और 11 सेब है और इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से, कि प्रत्येक पंक्ति में फलों की संख्या बराबर हो, बराबर फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम की लाइन में सेब रख दिया या सेब की लाइन में केला रख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन हमें क्वेश्चन क्लासरूम में किए थे। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा किस पे, HCF पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया कि भाई वही नंबर होगा HCF जो इन सब को भाग करेगा। तो आपने देखा कि 44 का, 121 का और 11 का जो HCF आया है वो कितना आया है, वो आया है 11। वो कितना आया है, वो आया है 11। तो आप ये बताइए अगर 11 है तो फिर लाइन कितनी बनेगी, ये पूछा है ना कि पंक्ति कितनी बनेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 44 मेरे पास आम थे और हर लाइन में मैं ये प्रत्येक लाइन में इतने रखूँगा ना, हर लाइन में अगर मैं 11 रखूँगा तो यहाँ से मेरी कितनी लाइन बनेगी, आप कहेंगे 44 को 11 से भाग करके कहूँगा कि केले आम की जो है वो 4 लाइन बनेगी, क्योंकि 11 रख रहा हूँ और 44 आम है तो 4 लाइन तो यहाँ से बन जाएगी। अगर 121 मेरे पास आम थे तो 11 की लाइन बना रहा हूँ तो 11 लाइन यहाँ से बनेगी। और अगर 11 मेरे पास सेब है और 11 की लाइन बना रहा हूँ तो एक लाइन मेरे सेब की बनेगी। तो टोटल यहाँ पर कितनी लाइन बन रही है, 11 और 1 12 और 4 16। तो टोटल पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 16 पंक्तियाँ होंगी। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है नहीं। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। बाकी कुछ क्लासेज में एलसीएम एचसीएफ हो चुका है और कुछ क्लासेज में अभी नहीं हुआ है। जो देख रहे हैं अभी उन्होंने पढ़ा है तो उनको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आगे क्लासेज में आएंगे तब आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या करना है अभी देखेंगे। इसमें कहा गया है चक्रवर्ती ब्याज है। आपको पता है चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है। इसमें कहा गया कि चक्रवर्ती ब्याज जो है, चक्रवर्ती ब्याज उस पर कोई पैसा रखा गया है और वो 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है कि नहीं। 10 वर्षों में क्या हो जाता है, दोगुना होता है। 10 वर्षों में दोगुना होने का मतलब है कि आप कोई भी पैसा है, मान लीजिए आप किसी के पास गए 100 रुपये लेकर के और आपने कहा कि भाई ऐसा करो इसको दोगुना कर दो, तो वो कहेगा कि इसको दोगुना तो हम कर देंगे, यानी कि 200 तो हम कर देंगे, लेकिन इसमें 10 साल लगेंगे आपके। तो आपने कहा कोई बात नहीं, मैं 10 साल बाद आऊँगा और ले जाऊँगा। लेकिन आपके मन में आया कि मैं तब जाऊँगा, वह समय ज्ञात कीजिए जब वह धनराशि 4 गुना हो जाएगी। तो आपके मन में आया कि नहीं मैं 200 नहीं, मैं इसका 4 गुना करना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे 100 का 4 गुना तो 400 होता है, मैं 400 गुना अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कमाल की बात यह है कि ये इसका 2 गुना हो रहा है। 200 का क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, और यहाँ पर भी 2 ही गुना हुआ था, है कि नहीं। तो अगर ये 2 गुना हुआ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से आगे फिर से 2 गुना होना है, तो कंडीशन तो यही है ना स्कीम की कि कोई भी पैसा होगा वो 2 गुना होने के लिए 10 साल का समय लेगा। तो 200 से 400 होने के लिए भी उसको 10 साल लगेंगे, क्योंकि 200 भी कुछ पैसा हुआ ना, और इसको डबल होने में भी तो कितने लगेंगे, 10 साल लगेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने साल लग रहे हैं भाई, 20 साल लग रहे हैं। तो कोई भी पैसा है अगर वो 4 गुना होना है तो कितने साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस थोड़े पावर रिलेटेड होते हैं कि पावर कितनी है, बट इतना टफ है भी नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और दूसरे छात्र ने 30 अंक अधिक मिले, जिसे 60% अंक प्राप्त किए। एक सेकंड, एक छात्र ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक मिले हैं, जिसने 60% अंक प्राप्त किए हैं।
यानी कि एक को मिलेंगे कितने 75%, एक को मिले हैं कितने 75%, और दूसरे को कितने मिले हैं, दूसरे को मिले हैं 60%। लेकिन इस पहले वाले को इस दूसरे वाले से 30 अधिक नंबर ज़्यादा मिले हैं, तो ये बराबर रख देंगे इसको। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर आप लैंग्वेज मिस करेंगे तो नहीं आएगा समझ में। जैसे मैं कहता हूँ दो आदमी हैं ए और बी, तो ए कहता है कि मेरे को 75% नंबर आए हैं, आपने कहा ठीक है ये लिख दिए मैंने आपके 75%। लेकिन ए ये कहता है कि मेरे जो नंबर है वो बी से 30 ज़्यादा है, बी से कितने ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। लेकिन बी ये भी कह रहा है कि मेरे 60% आए हैं, तो भाई अगर बी के 60% आए हैं तो ए के नंबर कितने होंगे, ए के नंबर होंगे जितने भी बी के नंबर है हमारे पास वो 30 अधिक कर देंगे तो वो ए के नंबर बन जाते हैं। इसका मतलब ए में 30 जुड़ेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि 30 इस तरफ जुड़ेगा कि इस तरफ जुड़ेगा, तो बात को ध्यान से समझो। ए के पास अगर 30 ज़्यादा है ना, तो ए के पास 30 तभी ज़्यादा होंगे जब वो बी में 30 जोड़ देंगे, तब वो ए के बराबर होगा। तो इस तरफ 30 ऐड होता है ये हमेशा। ये 60% में इधर आके माइनस करूँगा तो 15% बच जाएगा, और 15% बचा जाएगा 30 के, तो यहाँ पर 1% कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर कोई भी चीज़ 1% है तो हमें 100% अधिकतम अंक निकालने होते हैं, तो कितना हो जाएगा 200, और अधिकतम अंक ही उसने पूछे हैं। इसका मतलब पेपर जो था वो कितने नंबर का था, वो पेपर था हमारा 200 नंबर का। ठीक है कि नहीं, परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये हमारा कौन सा टाइप है, फेल पास वाला टाइप है। इवेल्युएट करने को कह रहे हैं भाई, इसकी वैल्यू निकालने को कह रहे हैं, तो निकाल देते हैं। कितना आ जाएगा, हम देखते हैं इसको। ये वैल्यू हो जाएगा कितना 175 गुणा 72, और इसको डिवाइड करूंगा मैं 24 से और +5 करूंगा ऐसे, ये ब्रैकेट हमारा ये लग गया, और इसमें फिर गुणा करूंगा 20 की, और फिर जो बचेगा उसको भाग किया जाएगा 2 से, ऐसे कहा गया। तो 24 से कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, क्योंकि पहले भाग ही करेंगे ना हम। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, तो सबसे पहले तो डिवाइड होगा। तो 72 को 24 से भाग करूँगा तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 175 और गुणा 3 और +5। तो आपको पता है प्लस और मल्टीप्लाई में फिर से पहले क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 से थे 21 और 1 22, 2 बच गया, 3 एकम 3 और 2 525, और +5 और करूँगा तो इसकी जगह में 530 लिख सकता हूँ। चलो अभी रहने दो। फिर गुणा करूँगा किससे, 20 से, और फिर जो आएगा उसको भाग करूँगा 2 से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 530, फिर गुणा करूँगा 20 की, और इसको भाग करूँगा मैं किससे, 2 से। 2 से इसको भाग कर दूँगा तो 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 53 के बाद 2 जीरो लग जाएगी, क्योंकि 10 भी है तो 53 के बाद 2 जीरो लगेगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा किस चैप्टर से है, टाइम एंड वर्क के है। टाइम एंड वर्क एक आसान चैप्टर्स में से होता है, क्योंकि अगर आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप चाहे ईजी और टफ जैसा मर्जी क्वेश्चन होगा, आप इसको बहुत जल्दी से और आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 8 दिन काम करने के लिए राखी देखती है कि उसने केवल 10% काम पूरा किया है। अब देखो क्वेश्चन है बहुत आसान। 8 दिन तक किसी ने काम किया, किसी ने, क्योंकि राखी ने किया है। 8 दिन तक अगर राखी ने काम किया है और उसने कहा कि मेरे से तो सिर्फ 10% ही काम हुआ है, इसका मतलब 10% अगर उसको 8 दिन लगते हैं तो 100% का मतलब होगा कि काम पूरा होने में उसको कितना दिन लगेंगे, 80। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ कि राखी किसी काम को 80 दिन में कर देती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वह मतलब राखी पूनम को काम पर लगाती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। अब देखो कंपैरिजन की बात है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राखी और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पूनम। लेकिन इसने जो पूनम को बुलाया, देखो इसने लिखा है पूनम को काम पर लगाती है, तो पूनम जो है वो राखी से 20% अधिक है। कौन अधिक है, ये ध्यान से देखना है। जो का मतलब पूनम राखी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक का मतलब होता है 1/5। यानी कि पूनम को मैं अधिक करूंगा तो राखी को 5 कह करके इसको 6 कह दूंगा, क्योंकि 1/5 से इंक्रीज ऐसे ही होता है। और ये पता है आपको क्या आया, ये एफिशिएंसी आई है, जिसको हम बोलते हैं काम करने की क्षमता या काम करने की पावर है ये। ठीक है कि नहीं। तो अगर यहाँ से हमें पता चल गया है कि एफिशिएंसी किसकी, राखी की पता चल गई है एफिशिएंसी, तो आप मुझे बताइए अगर राखी की एफिशिएंसी आपको पता है, हमें ये तो पता है कि राखी तो 80 दिन में काम पूरा कर देती है, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि कुल कार्य कितने का होगा, कुल कार्य हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 और गुणा 5, क्योंकि राखी जो है
5 यूनिट एक दिन में काम करती है और पूनम 6 करती है। यानी कि टोटल वर्क हमारा था 400 हमारा टोटल वर्क था। फिर ये कहते हैं कि शेष काम पूरा कराना है किससे, दोनों मिलकर। दोनों का मतलब है कि राखी भी आएगी पूनम भी आएगी, लेकिन काम करना है बचा हुआ कितना है 10% तो राखी कर चुकी थी। यानी कि अभी जो काम बचा है वो 400 का कुल कार्य का सिर्फ 90% बचा है। तो 90% कितना आएगा, ये आ जाएगा 360। और इस 360 को कराना है हमें किससे, राखी और पूनम दोनों से। तो जो समय लगेगा वो समय लगता है भाई, जो भी काम कराना है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे काम कराना है उसकी एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। तो राखी और पूनम दोनों की एफिशिएंसी करेंगे तो नीचे 11 आएगा और 360/11 ही ऑप्शन में लिखा है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है। अगर किसी ने मेरी क्लास की है टाइम एंड वर्क की, उसको ये 100% समझ में आ गया कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और अगर कमेंट बॉक्स नहीं खुला है तो जोक्ट अकेडमी हमेशा खुली है। वहाँ पे आप कभी भी आके कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है, उस पर 25% की डिस्काउंट होता है, तो भाई इसका अंकित मूल्य क्या होगा। आपको पता है डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है भाई, अंकित मूल्य पर ही होता है। 25% का डिस्काउंट, जैसे मैं कहता हूँ कि मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अगर किसी पे 25% डिस्काउंट करना है तो ये 1/4 का डिस्काउंट होता है। यानी कि अगर किसी पे 4 रुपये सामान लिखा हुआ है तो वो सामान 3 का बिकेगा, क्योंकि डिस्काउंट को हम कम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है, ये 3 की वैल्यू कहा है कितनी, 3 की वैल्यू कहा है 5175, और पूछता है कि 4 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मार्क प्राइस तो यही है। अगर 3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, मैं कहूँगा 1 की वैल्यू होगी 5175 और बटे में हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 की वैल्यू थी। और अगर 1 की वैल्यू पता चल गई फिर हम 4 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये तो चाहिए हमें, और इसमें गुणा कर दूंगा मैं 4 की। अगर मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3, फिर 2 आएगा, फिर 3 से तो 21 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 होगा। ठीक है कि नहीं। 1725 और गुणा करूंगा 4। 1725 4 में गुणा करने का मतलब 17 चौका 6800 तो होगा ही होगा। 25 गुणा 100 400 100 और हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6900। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 6900 इसका आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट हमारे साथ क्या होता है भी बता देता हूँ। डिस्काउंट जो है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, और पूरा का पूरा चैप्टर इन 3 चीज़ पे घूमता है। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे और मार्क प्राइस पे, और कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपने परसेंटेज ढंग से किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, कोई चैप्टर नहीं है, सिर्फ परसेंटेज है। आर एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। आर भाई किसी कार्य को कितने दिनों में कर देते हैं, 90 दिन में कर देते हैं, 90 दिन में। आर द्वारा 45 दिन में कितना काम किया जाएगा, भाई पूरा काम करता है 90 में, तो 45 में कितना करेगा, 45 करेगा आउट ऑफ 90 का, और इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहे हैं। भाई आप सोच भी सकते हैं 90 दिनों में पूरा करता है तो 45 दिन में कितना करेगा, आधा करेगा, तो 45 से कट जाएगा 1/2, और 1/2 आपको पता है कितना होता है, 50% होता है। तो यानी कि 45 दिन में वो सिर्फ आधा काम ही कर पाएगा, 50% ही कर पाएगा। इसकी वैल्यू जानना चाहता है तो हम बता देंगे। पहले इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट है, ये हो जाएगा 40, फिर इंटू, ये भाग कराना चाहता है तो कर देंगे 22 कर देंगे, और गुणा 5 गुणा 5 25 करना चाहता है तो कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये तो। मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ 11 गुणा 2 गुणा 40 गुणा 25। अब मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि 11 में गुणा करना बहुत आसान है, ठीक है कि नहीं। और इस 2 में गुणा कर देता हूँ 25 की, तो 11 गुणा 50 और गुणा 40, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 5 चौक 20 और 2 जीरो और 11 दूनी 22 और 3 जीरो लग जाएगी। तो 22 के बाद 3 जीरो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है। आप जो से मर्जी करें, या इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% जो स्टूडेंट है वो पास हुए हैं। यानी कि भाई पास हुए हैं 93%, पास हुए हैं पास, तो इसका मतलब 7% फेल हुए होंगे 100 में से। और आगे इसने वही वैल्यू दी होगी कि 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि 7% की वैल्यू हमारी कितनी है, ये है 9275 की। तो 1% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9275 और डिवाइड में कितना 7 हो जाएगा। और इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि
कुल कितने विद्यार्थी थे, मतलब हमें 100% निकालना है तो मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। 7 से अगर मैं इसको भाग करूँ ये आएगा 7 एकम 7, फिर 2 बचेगा, 7 ते 21, फिर 1 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 3 बचेगा, 7 पंजे 35 और 2 जीरो लग जाएगी, यानी कि 132500। 132500 कहाँ है, 132500 ऑप्शन नंबर बी में रखा है 132500। बहुत ही सावधानी से करना है, क्वेश्चन है कुछ नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये हमने जो टाइप वाइज किए थे, परसेंटेज की जो क्लास थी उसके अंदर हमने सारे के सारे क्वेश्चन किए हैं, जितने भी टाइप संभव हो सकते हैं। और ये टाइप मैंने कहाँ पे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि डिवीजन में किया है कि जब आप किसी चीज़ को एक से ज़्यादा हिस्सों में तोड़ते हैं तो वहाँ पे डिवीजन बनता है पैटर्न हमारा। क्वेश्चन नंबर में कहा गया है 14 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक वर्ष, किसी वर्ष ऐसा हुआ कि सपना है कोई, सपना मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने में इतना करती है। व्यय का मतलब है भाई खर्चा हो रहा है, ये खर्चा मतलब है कि पहले 3 महीने के लिए 1000 रुपये करती है, मतलब एक पहले महीने 1100, फिर अगले महीने 1100 और अगले महीने 1100। तो आप ये बताइए कि 3 महीने में अगर हर महीने 1100 खर्चा हो रही है तो 3 महीने में उसने इसका मतलब 3300 रुपये खर्चा किया होगा, ये 3 महीने का खर्चा है। फिर इसने बताया कि अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये है, तो अगले 5 महीने में अगर हर महीने 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब उसने टोटल 5000 खर्च किया होगा, क्योंकि 5 महीनों की बात है और हर महीने 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं। और लास्ट के जो 4 महीने बच गए उसमें हर महीने कितने खर्च हो रहे हैं, 1200, तो उसने लास्ट के 4 महीनों में कितना खर्चा किया होगा, 12 चौक 4800 खर्चा किया होगा। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूँ भाई, इसने एक साल में, एक साल हो गए ना, 3 महीने और 5 महीने और 4 महीने, तो एक साल में कितना खर्चा किया, ये 0 ये 0, 8 और 3 11 और ये हो गया 13, इतना खर्चा किया है भाई उसने एक साल में। ठीक है, खर्चा कर दिया और वो बैठ के देख रही है। 31 दिसंबर को उसने हिसाब लगाया कि एक साल में इतना खर्चा हुआ है। ये क्या आया मेरा बता देता हूँ, ये आया है एक साल का खर्चा। ठीक है, लेकिन उसने देखा 1300 रुपये अभी भी उसकी जेब में पड़े हुए हैं। इसका मतलब भाई 13100 तो उसने खर्चा कर दिया, लेकिन अगर उसके पास अभी भी 1300 है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उसने पूरे साल में कमाया कितना होगा, 13100 खर्चा कर दिया और 1300 रुपये उसके हाथ में बचे हुए हैं, तो उसने पूरे साल में कितना कमाया होगा, 0 0, 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 ही हो गया। ये इसने पूरे साल में कमाया है, कमाई है ये, इसको हम आय बोलेंगे, यानी कि ये पूरे साल की है भाई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सपना की मासिक आय बताइए। मासिक अगर पूछा है तो मैं इस साल भर की पूरी कमाई को 12 हिस्सों में बराबर बांट दूंगा, और 12 गुना 12 144 होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब एक महीने में जो उसकी आय है वो कितनी है, 1200 रुपये की है। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लग रही होगी, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आसान है, बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से हमारा ब्याज का है ये, और ये ब्याज हमारा कौन सा है, साधारण ब्याज है। 40 वर्षों की अवधि है, उस राशि का 2/5 है। तो 40 वर्षों में ब्याज जो है, देखो 40 वर्षों की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज, यानी कि जो साधारण ब्याज है वो कितना है, वो राशि का मतलब होता है कि मूलधन का कितना है, 2/5 है। देखो ध्यान से पढ़िए, इस वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक पढ़िए कि साधारण ब्याज उस राशि का मतलब मूलधन का 2/5 है। तो मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है कि साधारण ब्याज बराबर है मूलधन का 2/5। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मूलधन को इस तरफ लेके जाऊँ तो ये आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा कि साधारण ब्याज और नीचे मूलधन बराबर हो जाएगा 2/5 के। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि साधारण ब्याज मेरा 2 रुपये है तो मूलधन कितना लेना पड़ेगा, 5 का। तो भाई फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ मैं, इसको बहुत सारे तरीके हैं इसको करने से, मैं बिल्कुल बेसिक वाले से बता रहा हूँ। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइड में 100 और इक्वल टू होता है किसके, साधारण ब्याज के। तो प्रिंसिपल कितना लेना है मुझे, यहाँ से 5, तो मैं लिख देता हूँ 5। दर कितनी है, दर ही तो निकालनी है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए R लिख देता हूँ। टाइम कितना है, 40 साल है, बटे में हो जाएगा 100 और ये बराबर हो जाएगा किसके, ब्याज के। और साधारण ब्याज यहाँ पे 2 दिखा था तो मैं इसके सामने 2 लिख दूंगा। ये कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 कट गई, 5 से कितना कट गया, ये बच गया 2 और 2 से कट गया ये 2, यानी कि 2R बराबर है 2 के। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि 1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 1% ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है जी।
ठीक है कि नहीं। अब आप इसको देखो और तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके इसको करने के। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ पे देखेंगे ध्यान से एक बार, अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज मुझे मिल रहा है मूलधन का कितना, 2/5। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, मूलधन का कितना मिल रहा है, 2/5, और 2/5 कितना होता है भाई, 2/5 आपको पता है। इसको मैं अगर प्रतिशत में बदलूँ, इसका मतलब 40% मिल रहा है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए 40 साल का अगर ब्याज में देखूं कितना है, 40% है, तो 1 साल का ब्याज कितना होता होगा। आप कहेंगे 1 साल का ब्याज 1% होगा, तो 1% ही तो पूछा है उसने कि वार्षिक दर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1% हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप डिपेंड करेगा कि आपने क्वेश्चन में क्या देखा है, क्या सीखा है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करता हूँ, तो ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। इस लाइन का जो मतलब है ना कि ये 5,000 रुपये प्रति घड़ी से बेचते हैं, इसका ज़्यादा मतलब नहीं है। इस लाइन का सिर्फ इतना मतलब है कि दोनों घड़ी का जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि दोनों घड़ी का जो क्या है, दोनों घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है। बस इतना मतलब है इस लाइन को, और इससे कुछ लेने देना है नहीं। आपको 5,000 से कोई लेने देना नहीं है। अभी नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा, देखिए भाई 5,000 से कोई लेने देना नहीं है। इसने कहा कि ए और बी, जैसे ए है, ये ए है, ये है कौन है, ए है। इसने कोई घड़ी बेची, ए को 25% लाभ हुआ। 25% लाभ कैसे होते हैं भाई, 25% लाभ होता है जब आप कोई सामान को 25% होता है 1/4, यानी कि किसी सामान को आपने 4 रुपये से कितने का बेच दिया, 5 का बेच दिया, तो ए को हो गया लाभ कितने का, 25% का। लेकिन बी को हुआ है 10% की हानि, तो मैं बी की हानि कैसे लिखूंगा बताइए। 10 की हानि लिखी जाएगी, 10 रुपये का सामान कितने का बिका हो, 9 का बिका हो। लेकिन आप ही बताइए भाई, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, समान, 5,000 की पहली बेची है। देखो लाइन पढ़ो, ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो मुझे तो यहाँ पर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम लग ही नहीं रहा है। नहीं लग रहा है तो बना लेते हैं। जब भी कोई दो वैल्यू सेम करनी होती है, इस 9 के ऊपर गुणा कर दूंगा, इस 5 के नीचे गुणा कर दूंगा, लेकिन इधर भी तो होगी ना, तो इसमें भी गुणा किसकी होगी, 9 की, और इसमें गुणा होगी किसकी, 5 की। तो आप बताइए दोनों का, इसने पूछा है ए और बी की लागत मूल्य, लागत मूल्य होता है भाई कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, उनका अनुपात बताना है। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये रहा, देखो ए का कॉस्ट प्राइस ये है 9 × 4 कितना है, 36, और बी का ये रहा 10 × 5 50। तो इनका अनुपात बताना है। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25। तो 18:25, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें 5,000 का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए दिया हुआ है, गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 2 ट्रेन है भाई। ट्रेन के क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था मैंने क्लास में, ट्रेन के क्वेश्चन कैसे होते हैं। आपको 3 चीज़ें देखनी होती है कि आपको क्वेश्चन में दूरी कितनी चलनी है, उस क्वेश्चन में चाल क्या है, और उस क्वेश्चन में समय क्या है। अगर ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी खुद की कुछ लेंथ होती है, तो उसमें जोड़ देते हैं। अगर नहीं होती तो उसमें दूरी हमारी सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के लिए जाती है। क्वेश्चन में कहा गया कि 2 ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है। अगर दोनों ट्रेन चल रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है इस वाले क्वेश्चन में हमें रिलेटिव स्पीड लेनी होती है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई क्लास में कराए होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्ष चाल। जब 2 ऑब्जेक्ट चलना शुरू करते हैं तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगती है, और अगर विपरीत दिशा है तो विपरीत दिशा में प्लस होती है दोनों की चाल। समान गति से चल रही है, 2 ट्रेन है भाई, दोनों समान गति से, एक ट्रेन इधर आ रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है। इसकी भी स्पीड वही है जो इसकी स्पीड है, और जो इसमें आगे लिखा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 320 मीटर है। तो अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ये भी 320 मीटर की है और ये भी 320 मीटर की है, तो इसका मतलब दूरी तो हमें 640 मीटर चलनी है, क्योंकि ये दूरी तो हमेशा जुड़ती है। ठीक है कि नहीं, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं। इसने कहा कि एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर देती है, एक दूसरे को 18 में, यानी कि समय लगा है 18 सेकंड का। ठीक है जी, लेकिन चाल का क्या करें। मैंने कहा कि दोनों की समान गति है और विपरीत दिशा में अगर वो जा रही है, तो चाल में दोनों की सेम एक्स लेकर के और जोड़ के रख दूंगा।
यानी कि चाल जो लगेगी वो दोनों की जुड़ के कितनी होगी, 2x होगी, 2x। तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या पूछा, गति बताओ। गति का मतलब होता है 2x, तो 2x बराबर है दूरी और बटे में समय। इस 2 को भी मैं इधर ले आऊँगा, तो सिंपल सी बात है कि x हमारा कितना आ जाएगा, 640 बटे में 18 और गुणा हो जाएगा 2 में। लेकिन ये आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, और क्वेश्चन में किस में लिखा है, ऑप्शन अगर आप देखेंगे सब ऑप्शन हमारे किलोमीटर पर आवर में लिखे हुए हैं। इसका मतलब मुझे बदलना पड़ेगा इसको कितने में, 18 बटे 5 से गुणा करके इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। 18 से 18 कट चुका है और 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक लेवल से समझने पड़ते हैं। देखो बात को समझो, ऐसे नहीं कि सिर्फ उठाया और सीधे ट्रेन का क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। ट्रेन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक पैटर्न से गुजरना होता है कि पहले आपको कौन से क्वेश्चन सोल्व करने, फिर उसके बाद कौन से करने, फिर उसके बाद कौन से करने। पहले आपको ऐसे करने होते हैं जिसमें सिर्फ ट्रेन चलती है, बाकी दूसरा ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा, सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है, ट्रेन अगर दूसरी आ गई तो किस में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको एक बार समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपके बड़े आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि 18 में कहा गया कि एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम 7 खिलाड़ियों की टीम है और ये उनकी उम्र है, कितनी है, 3 और 3 6 7 है, 7 दी हुई है। तो इसने पूछा है कि उनकी औसत बताइए। औसत बताना है तो इसका तरीका होता है, औसत का फॉर्मूला आपको पता ही है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको एवरेज या औसत निकालना है तो आप कहेंगे कि औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको पहले क्या करेंगे, कुल सम निकाल देंगे, यानी कि टोटल सम, और डिवाइड बाई टोटल नंबर कर देंगे। कुल योग और बटे में कुल संख्या जितनी भी होगी उससे भाग कर देंगे। लेकिन सबको जोड़ेंगे फिर 7 से भाग करेंगे तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, आप उसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था क्लासरूम के अंदर कि भाई करना कैसे होता है, आपको इसमें से जो भी एक नंबर अच्छा लग रहा है अपनी तरफ से मान लो। जैसे मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 25 होना चाहिए था, तो मैं अपनी तरफ से 25 इसका एवरेज लेके चल रहा हूँ और एक प्लस का निशान लगा के ब्रैकेट खींच देंगे और फिर एक एक नंबर को कंपेयर करना है। इसको देखूंगा 26, ये एक ज़्यादा है, किससे, यहाँ से कंपेयर करूँगा मैं हर नंबर को, तो 26 जो है वो एक ज़्यादा है तो उसको मैं +1 लिखूँगा। 25 क्या है, ये सेम, 0 लिख लो, प्लस लिख लो, माइनस लिख लो, कुछ नहीं है। 21 ये 25 से 4 कम है तो -4 लिखूँगा। 29 ये 25 से 4 ज़्यादा है तो +4 लिखूँगा। फिर कितना आया, 24 ये 25 से कितना कम है, 1 कम है। 28 ये 25 से 3 ज़्यादा है। 22 ये 25 से 3 कम है, और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 7 से। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बच गया, 0। तो ये कुछ नहीं बचा, इसका एवरेज 25 + 0 आया, तो यानी कि इनका औसत जो आएगा वो 25 आएगा। ठीक है, आप इनका सबको जोड़ के 7 से भाग करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, m और n की वैल्यू दी है और ये पूछी गई। ये तो कुछ नहीं है भाई, m + n करूँगा तो m का मतलब 9 + 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 6, तो 9 और 6 15, और 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3। भाई m की वैल्यू 9 रखनी है, n की वैल्यू 6 रखनी है, तो 3 से काट दूंगा इसको, 3 × 5 = 15 और 3 × 3, तो 5:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य, भाई क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, कितना है, 2000 है, 2000 है। पहले उस पर 20% डिस्काउंट कर दिया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको ना। अगर इस पर 20% डिस्काउंट कर दिया गया है तो आप बताइए, यहाँ पे देखिए किसी कुर्सी पे 2000 रुपये लिखा हुआ था, 2000 रुपये। पहले कस्टमर ने कहा कि मुझे 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो आपने कहा कि ये लो भाई साहब, इसका 10% 200 रुपये होता है, और 200 पे मतलब डिस्काउंट करूँगा तो इसकी कीमत 1800 हो गई। तो आपको लगे नहीं यार महंगी लग रही है अभी भी ये, मुझे एक डिस्काउंट और दे दो, तो x% का डिस्काउंट दे दिया, तो भाई यहाँ पर x% का डिस्काउंट लगा, लेकिन ये पता चला कि लास्ट में कुर्सी 1400 की बिक गई, 1400 की वो बिक गई। तो बस ये वाली वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर कितने का डिस्काउंट हुआ है। तो आप कहेंगे डिस्काउंट तो हम निकाल देंगे कैसे, 1800 रुपये का सामान अगर 1400 में बिका है तो 400 रुपये का डिस्काउंट हुआ है किस पे, 1800 पे, और गुणा कर देंगे 100। इसको मैं काट दूंगा इससे। अगर मैं 18 बटे करूँगा, ठीक है ना,
1400 की बिकी है। ओ सॉरी, इसमें क्या हुआ ना, क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर ना 20% था ये वाला 20, तो यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी, खेल में थोड़ा भाई, प्लान में थोड़ा चेंज है। यहाँ पर 20% होगा ये, माफ़ी चाहेंगे आपसे। 20% का डिस्काउंट अगर होगा तो 2000 पे 20% का डिस्काउंट कितने का होगा, ये होगा 400 का। और 400 का मतलब ये 1600 की यहाँ पर बिक जानी चाहिए थी, लेकिन कस्टमर ने कहा कि नहीं मुझे तो और डिस्काउंट चाहिए, X% का डिस्काउंट और कर दो। तो उसने फिर वो कितने की खरीदी, उसको 1400 की। यानी कि कुर्सी जो 1600 की बिकने वाली थी वो फाइनली 1400 की बिकी है। तो एक डिस्काउंट ये जो हुआ है कितने का हुआ है, ये हुआ है 200 का डिस्काउंट हुआ है, किस पे, 1600 पे, और गुणा कर देंगे 100 की। 200 एक कम 200 से 1600 कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, क्योंकि 2 0 से 2 0 और 2 8 16। और आपको पता ही है कि 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये थे भाई हमारे 20 क्वेश्चन। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए और इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आपको जब क्वेश्चन अगर आपको करने पड़ रहे हैं ना एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो आपको ये ना सोचना पड़े कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपका मकसद है उसको सॉल्व करना, ना कि ये सोचना कि ये होगा कैसे। अगर आप क्वेश्चन हॉल के अंदर बैठ के ये सोच रहे कि ये कैसे होगा, इसका मतलब आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की है, आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। अगर आपको इसी तरीके से जिस स्पीड से कर रहे हैं अभी, अगर देखो कुछ चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं उनको तो आपको पढ़ना है आगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है, अगर मेरे से पढ़ा है, उनसे नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और कैसा लगा ये सेशन ये ज़रूर बताना, और प्लीज़ इसको शेयर कर देना जितना भी हो सकता है, रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करना इसको, और लाइक भी करना, कमेंट भी करना। मैं वेट करूँगा सबके रिप्लाई का, और सबकी कमेंट को रिप्लाई भी करूँगा मैं इसको, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल ही, अभी 2 4 6 दिन जो है ऐसे ही आएगा, उसके बाद में फिर लाइव आने की कोशिश करता हूँ, मैं वहीं पर आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर दिया करूँगा। लेकिन आपकी सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है कि मैं आगे सेशन लूँगा। अगर आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते, कमेंट करते हैं, तो मैं आगे लाइव आकर के आपको प्रैक्टिस करा दूँगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट हमारा था, ये जो फर्स्ट लाइन थी हमारी यहाँ पर, ये वाली फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर अगर आपको ऑफलाइन बैच के लिए देखना है तो यहाँ पर और इस नंबर पे कॉल करके किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आ जाना। फिर मिलते हैं आपको वहीं पर ही। थैंक यू सो मच।